हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित भुजंगिनी मुद्रा की विधि, लाभ, सावधानियां, नामकरण सभी के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, घेरण संहिता ग्रंथ हो या फिर अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर अभी तक 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता ग्रंथ की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 50 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर भुजंगिनी मुद्रा के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। इस मुद्रा को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व थोड़ा सा हम घेरण संहिता में वर्णित मुद्रा एवं बंध का रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बारे में हम पूर्व में अच्छे ढंग से चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। महर्षि घेरण द्वारा रचित जो घेरण संहिता है 7 साधनों में विभाजित है, जिसका तृतीय साधन मुद्रा एवं बंध के नाम से जाना जाता है। महर्षि घेरण कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी साधक अगर मुद्रा बंध का अभ्यास करता है तो उसे स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात ये स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अभी हम अपना जो मुख्य जो टॉपिक है भुजंगिनी मुद्रा, इसे हम यहाँ पर प्रारंभ करें तो प्रथम हम इसका यहाँ पर नामकरण यहाँ पर जानने वाले हैं कि आखिर इस मुद्रा को भुजंगिनी मुद्रा कहा क्यों जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, भुजंग का तात्पर्य सर्प से है। सर्प के समान गर्दन उठाकर मुंह से श्वास लेने के कारण इस मुद्रा का नाम भुजंगिनी मुद्रा है। ध्यान रखिएगा, भुजंग जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हम भुजंगासन भी करते हैं, तो भुजंगासन भी सर्प से ही लिया गया है। तो संस्कृत में सर्प को भुजंग कहा जाता है। तो कहा गया भुजंग का तात्पर्य सर्प से है। सर्प के समान गर्दन उठाकर जब हम भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जिस प्रकार से सर्प अपनी फन को ऊपर उठाता है, उसी प्रकार से हमें अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके आगे की ओर ला करके और मुंह खोलते हुए कंठ से हमें श्वास लेनी होती है। इसलिए इस कारण इस मुद्रा को भुजंगिनी मुद्रा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी मुद्रा या फिर बंध या फिर आसन या फिर प्राणायाम का नामकरण अगर जो हम देखें तो उससे समझ में आता है कि यह जो मुद्रा है, यह बंध है, यह किसी न किसी जीव या फिर किसी न किसी योगी के ऊपर से जुड़ी हुई है, अर्थात उनके नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी अगर जो हम विधि के बारे में चर्चा करें, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, सामान्य रूप से अगर जो हम इसका अभ्यास अगर जो हम करते हैं तो किस प्रकार से हमें करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक सामान्य सी इमेज आपको यहाँ पर दी है जो कि घेरण संहिता से संबंधित है, क्योंकि भुजंगिनी मुद्रा का यहाँ पर चित्र यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अगर हमें भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास करना है तो भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। सावधानी पूर्वक बैठने के पश्चात हमें अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाना है, अपने पेट को हमें शिथिल बनाना है। जब हम अच्छे ढंग से पूर्ण रूप से जब हम शिथिल हो जाते हैं, तत्पश्चात हमें अपनी गर्दन को आगे की ओर ला करके ऊपर की ओर उठा करके अपने मुंह को पूर्णतः खोलते हुए, अपने मुंह को पूरा खोलते हुए हमें जो श्वास लेनी है वह पूरा कंठ से लेना है। ध्यान रखें, जैसे कि हम काकी मुद्रा मैंने आपको बताया, तो काकी मुद्रा में हम कौवे की चोंच बना करके हमें श्वास लेनी होती है, वायु का पान करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें किस प्रकार से करना है, तो सर्वप्रथम हमें गर्दन आगे की ओर ला करके और मुंह को पूरा खोलते हुए कंठ से हमें श्वास लेनी है। जब हम श्वास ले लेते हैं तो जिस प्रकार से हम पानी को गटकते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार से हमें वायु को पेट में भरना है। महर्षि घेरण कहते हैं कि इस दौरान जो वायु है, जो श्वास है, उसे फेफड़ों में नहीं लेकर के जाना, बल्कि पेट में श्वास को लेकर के जाना है। जब हम इस क्रिया को कई बार कर लेते हैं, जब पेट भर जाता है, वायु से भर जाता है, जितनी देर हम इसे जो वायु है इसे रोक पाए, रोकना है। तत्पश्चात हमें डकार के माध्यम से जो पूरी जो वायु हमने जो पान किया है उसे निकाल देना है। जैसे कि आपने देखा होगा, सर्प अगर जो कुछ खा लेता है,
अगर आप उसे छेड़ते हैं तो वो पूरा का पूरा जो भी उसने जो खाया होगा उसे वह निकाल देता है, जो उसने निगला होगा उसे निकाल देता है। तो उसी प्रकार से हमें वायु का पान करना है और तत्पश्चात जितनी देर हम इसे रोक पाए रोकना है, तत्पश्चात हमें वायु को डकार के माध्यम से बाहर निकाल देनी है। ध्यान रखें, इसीलिए इसे भुजंगिनी मुद्रा कहा है। संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण विधि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। तो विधि भी आप जान चुके हैं, लेकिन महर्षि गैरंड कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, तो उनके बारे में भी अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। कहा गया कि यह जो मुद्रा है यह अजीर्ण आदि रोगों को दूर कर पाचक रसों का निर्माण करता है। अजीर्ण अर्थात जैसे कि हम कहते हैं कि भोजन का अच्छे ढंग से न पच पाना, कब्ज आदि समस्याएं, तो उसको ये दूर करता है। अजीर्ण की जो समस्या वर्तमान समय में लगभग सभी को हो रही है या होती है, भोजन का अच्छे ढंग से पाचन न हो पाना, तो उस समस्या को यह दूर करती है। यह भुजंगिनी मुद्रा उसमें लाभकारी है। साथ ही पाचक रसों का निर्माण करता है। हमारा जो भोजन है वर्तमान समय में हमारा जो खान पान है बहुत बिगड़ चुका है, बहुत बिगड़ा हुआ है। हम कुछ भी किसी भी स्थिति में कुछ भी हम खान पान कर लेते हैं, कुछ भी हम कैसा भी हम भोजन कर लेते हैं, जबकि हमने गैरण संहिता में और हठ प्रदीपिका मैंने आपको मिताहार के बारे में पढ़ाया है, बताया है। वहाँ पर कहा गया कि योगी का आहार कैसा होना चाहिए, वो भी आप वहाँ पर जान सकते हैं और वेबसाइट पर भी आपको दिया गया है। लेकिन हम अगर कोई भी भोजन करते हैं तो इस मुद्रा के अभ्यास के माध्यम से जो ये पाचक रसों का निर्माण करता है, अर्थात हमारा जो भोजन है वह अच्छे ढंग से पचना प्रारंभ होता है। साथ ही कहा कि यह उदर को स्वस्थ बनाता है। हमारा जो पेट है, हमारा जो आमाशय है, उसे यह स्वस्थ बनाता है। तो ये यहाँ पर जो भुजंगिनी मुद्रा है इसके लाभ हैं, और भी कई सारे लाभ अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भुजंगिनी मुद्रा के लाभ यहाँ पर बताई गई हैं। अगर हम सावधानी के बारे में चर्चा करें कि इसकी क्या क्या सावधानियां हैं, तो सावधानी के बारे में कहा कि यह मुद्रा अत्यंत श्रेष्ठ है, सामान्य सी है, कोई कठिन मुद्रा नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा अधिक कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महर्षि गैरंड कहते हैं कि शंख प्रक्षालन के पश्चात अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यह जो मुद्रा है और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। ध्यान रखिएगा, यह सामान्य सी मुद्रा है, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। लेकिन कहा गया कि अगर जो योगी लोग शंख प्रक्षालन करते हैं, इसके पश्चात अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उन्हें और भी कई सारे लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको जानना है। लगभग नामकरण, विधि, लाभ, सावधानी सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। आशा है आप भुजंगिनी मुद्रा के बारे में अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके सही आंसर आपको यहाँ पर भेजने हैं। इसलिए प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भुजंगिनी मुद्रा का तात्पर्य किससे है? हाथी से, सर्प से, सिंह से, कोई नहीं। तो भुजंगिनी मुद्रा का तात्पर्य किससे है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हमने इसके ऊपर जाना भी है। दूसरे प्रश्न की ओर, निम्न में से भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? जल में, स्थल में, उपरोक्त तो दोनों, कोई नहीं। तो इस मुद्रा का अभ्यास हमें कहाँ करना चाहिए? जल में करना चाहिए या फिर सामान्य भूमि पर करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। मातंगिनी मुद्रा का अभ्यास किस जल में करना चाहिए? बहते हुए, रुके हुए, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो मातंगिनी मुद्रा के बारे में हमने इससे पिछले लेक्चर में चर्चा की है। अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। आप सभी को बता दूं जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से गैरण संहिता में मुद्राओं का साधन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जो मुद्राओं का जो साधन है अर्थात जो मुद्राओं का जो चैप्टर है कौन सा है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। सबके बारे में हम यहाँ पर पूर्व में ही जान चुके हैं। तो आज हमने यहाँ पर गैरण संहिता में वर्णित भुजंगिनी मुद्रा के बारे में जाना।
आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, चैनल पर अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।